वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सठियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल सीबीएसई दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। डायल करें 9453724198 या 9450118255। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। गुरुवार के दिन आजमगढ़ में हुए कोरोना विस्फोट के बाद शुक्रवार को राहत भरी खबर रही। गुरुवार को एक ही दिन 16 पॉजिटिव मरीज पाए जाने से जिले में हड़कंप मच गया था। वहीं आज सभी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि 17 मई को 48 व्यक्तियों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, जिसमें से 45 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है। शेष 3 रिपोर्ट का इंतजार है। इसी तरह से 18 मई को 59 लोगों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, जिसमें से 22 रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है। शेष 37 रिपोर्ट प्रतीक्षा में है। डीएम ने बताया कि इन सैंपल में से 95% प्रवासी श्रमिकों के हैं। गोरखपुर प्रयोगशाला से जो हमारे जनपद द्वारा सैंपल्स भेजे गए थे, उनकी रिपोर्ट्स जो 15 और 16 तारीख के जो सैंपल गए थे 163, उसमें कुल 16 पॉजिटिव आए थे, जिनकी कल चर्चा पहले ही हो चुकी है। ऑलरेडी इस पे सूचना कल मैं दे चुका हूं। 17 और 18 में जो सैंपल गए थे, 17 को 48 सैंपल गए थे, उसमें से 45 नेगेटिव आए हैं। 3 का रिजल्ट अभी प्रतीक्षा में है। 18 तारीख को 59 सैंपल भेजे थे, इसमें से 22 के रिजल्ट अभी आए हैं जो नेगेटिव हैं। शेष की हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये सारे ही सैंपल 95% उन लोगों के हैं जो प्रवासी श्रमिक रेल, बस या अपने अन्य अनौपचारिक साधनों से पहुंच रहे हैं, और उनकी जो जांचें हो रही हैं और जांचों के बाद जो लक्षण पाए जा रहे हैं, या होम क्वारंटाइन में से जिनके लक्षण पाए जा रहे हैं, उनको हॉस्पिटल ला करके उनके सैंपल भेजे जा रहे हैं, वही सैंपल। रमजान का पाक महीना अब रुखसत होने को है। ईद के मुबारक चांद की दीद से पहले पड़ने वाला जुमा 22 मई को अलविदा जुमा के रूप में मनाया गया। इस्लाम में रमजान के इस आखिरी जुमे यानी अलविदा जुमे को सबसे अफजल करार दिया गया है। लॉकडाउन के चलते इस बार अलविदा जुमा की नमाज रोजेदारों ने घर से अदा की। मस्जिदों के बंद होने के चलते इस खास दिन मस्जिदों में इबादत के लिए कोई नहीं पहुंचा। सभी ने घरों में गुस्ल करके पाक साफ होकर घरों से ही नमाज अदा की। इस अवसर पर रमजान माह की विदाई का गम और ईद की खुशियों की शुरुआत का क्रम सभी रोजेदारों को दो विपरीत भावों में बांधता दिखाई दिया। मस्जिदों में चंद लोगों ने ही जुमा की नमाज अदा की और बाकी लोगों ने घरों में इबादत करते हुए कोरोना के खात्मे की दुआ की। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सभी से दरखास्त की है कि महामारी को देखते हुए घर से ही नमाज अदा करें और इस मर्ज को दूर करने की दुआ करें। करीम अम्मा बाद। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अजीज साथियों, का मौका आ रहा है, इसलिए एक दरखास्त आप तमाम अहबाब से की जाती है कि आप रमज़ान मुबारक में भीड़ भाड़ में से जैसे बचते रहे, बाहर जाने से बचते रहे, वैसे ही ईद उल फित्र के मौके पर भी घर ही में रहें, लोगों के पास आना जाना ना करें, अपने घर में रहकर
खुशियां मनाएं, घर वालों के साथ ईद की खुशियां मनाएं, बाहर ना जाएं, दोस्त अहबाब को ना बुलाएं और न ही दोस्त और अहबाब के पास जाएं। ये हमारे लिए भी अच्छा है, घर वालों के लिए भी अच्छा है, पूरे जो है महल्ले पड़ोस के लोगों के लिए अच्छा है। इसलिए दरख्वास्त की जाती है कि ईद के मौके पे आना जाना ना करें। दूसरी ये बात है कि ईद उल फित्र की नमाज जहां पर हो रही हो वहां पर तो अदा कर ली जाए, और जहां पर ईद उल फित्र की नमाज ना होती हो पहले से, ऐसे ही वो जगह जहां पर कोई नमाज का एहतमाम करने का वहां पर मौका ना हो या ना लोग ऐसे हों जो नमाज पढ़ा सकें, तो ऐसे लोगों के लिए दरख्वास्त की जाती है कि आप लोग जो है चाश्त की नमाज पढ़ें और सुबह के वक्त 2-2 रकात 4 रकात पढ़ लें और अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला इस मर्ज को हम सब की जिंदगियों से दूर फरमाए, तमाम इंसानों की हिफाजत फरमाए और मुल्क के हालात को अल्लाह ताला पहले जैसे बना दे। आगामी ईद के त्यौहार के मद्देनजर शुक्रवार को पीस कमेटी की इस महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन नगर कोतवाली में किया गया। एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह, एसपी सिटी पंकज कुमार पांडे की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक के दौरान सभी गणमान्य नागरिकों से शासन के गाइडलाइन के अनुपालन की गुजारिश की गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों से कहा कि त्यौहार अंतिम नहीं है, लेकिन जीवन अंतिम है। जिंदगी रही तो तमाम अवसर प्राप्त होते रहेंगे। शासन के गाइडलाइन को स्पष्ट करते हुए अधिकारी द्वय ने स्पष्ट किया कि मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है और न तो किसी के घर ही जाने और न ही गले लगाने की इजाज़त है। अधिकारियों ने कहा कि इसका उल्लंघन कर आप खुद और खुद के ही परिवार की जान खतरे में डाल देंगे। अच्छा और बेहतर तरीका यही है कि फ़ोन व सोशल मीडिया के माध्यम से ही एक दूसरे को पर्व की बधाइयाँ दें। कोरोना से बचाव का यही एकमात्र रास्ता है। आज ये पीस कमेटी की सदस्यों की ईद को और आज जुमा है उसकी नमाज को, अलविदा की नमाज है, उसके संबंध में जो शासन के गाइडलाइंस हैं उनके निर्देश के संबंध में कि कैसे क्या जो ईद का त्यौहार जो नमाज है वो लोग अपने घरों में जैसे पहले नमाज पढ़ते रहे हैं अपने घरों में पढ़ेंगे। सार्वजनिक रूप से मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। सभी लोग ईद अपने घर में मनाएंगे, कोई किसी के गले नहीं मिलेगा, न किसी घर मिलने जाएगा। अपना सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपने की ईद की बधाइयाँ देंगे। इसी के निर्देश के संबंध में लोगों से चर्चा करके उनको बताया गया। आज ये कोतवाली में आजमगढ़ नगर क्षेत्र में रहने वाले सभी संप्रदाय के लोगों के लिए पीस कमेटी की मीटिंग की गई। विशेषकर जो आगामी त्यौहार है, ईद त्यौहार को दृष्टिगत रखते सभी को बताया गया कि इसमें नमाज जो है घर में ही अदा करनी है, बाहर नहीं निकलना है, जो लॉकडाउन के निर्देश हैं उनका पालन करना है और आपस में गले भी नहीं मिलना है जिससे कोरोना संक्रमण न फैले। इसमें काफ़ी लोगों ने भाग लिया जिसमें मौलाना वगैरह भी थे और सभी को ये बात बताई गई और सभी ने ये आश्वासन दिया है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग और उन सबका पूरा पालन करेंगे। थैंक यू। चौराहे पे मतलब पूरी जो हर मस्जिद पे और चौराहों पे पूरे नगर क्षेत्र में पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा पीस पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं जामे मोहम्मदी आजमगढ़ में जो मस्जिद है वहाँ का इमाम हूँ। देखिए जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट की, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की, हम उसको जैसे हर नमाज में हमने फॉलो किया है। और अब चूँकि प्रशासन का हमारी एक बात थी जो हमने रखा है, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो जो है जिस तरह से घरों में नमाजें हो रही हैं, घरों में इबादत हो रही हैं, वैसे ईद की भी नमाज घर में ही होगी और इबादत होगी। अब चूँकि ये एक है नमाज अहम, चूँकि साल में एक बार आती है, लेकिन अब जैसे हर चीज़, रमज़ान भी साल ही में आता है और जो रातों में जो तरह की इबादत घरों में हुई है वैसे हम घरों में ही करेंगे। ये इसी के इस कोरोना महामारी से बचने का यही एक रास्ता है और इसमें सबको सहयोग करना चाहिए और घर में ही जितना बेहतर हो इबादत और नमाज पढ़ें सही है। नहीं, मिलन का जैसे सब चीज़ों में अब सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, उसके ज़रिए से हम एक दूसरे को मैसेज करें, फ़ोन से कह दें। अब हाथ मिलना, चूँकि जिस तरह सोशल डिस्टेंसिंग, अगर इसका उल्लंघन इसके जो कि गले मिलने से और ये सारी चीज़ों से, हाथ तो मिला नहीं रहा है कोई, गले मिलना तो बड़ी बात है। लिहाजा जो है हम कोशिश ये की जाए कि फ़ोन के ज़रिए से और एक दूसरे को जो है बधाइयाँ दें, ईद की शुभकामनाएं दें और यही एक रास्ता है। और जाके मिलना जो है ये एक खुद सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन है और हमारे समाज के लिए और हमारे जो है इस देश के लिए और हमारे समाज के लिए सही भी नहीं।
जिलाधिकारी एनपी सिंह ने बताया कि 30 अप्रैल से 22 मई तक 50,000 प्रवासी श्रमिक पंजीकरण करा के बस व ट्रेन से और करीब 50,000 मजदूर विभिन्न माध्यमों से जिले में आए हैं। उन्होंने बताया कि प्रवासी मजदूरों में कोरोना के लक्षण पाए जा रहे हैं, जिसके दृष्टिगत स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि की जा रही है। डीएम ने बताया कि L1 अस्पताल, जिसमें बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमितों को रखा जाता है, कोलूखोर व CSC में 130 बेड का बनाया गया है। साथ ही L1 अस्पताल के समक्ष 650 बेड का अस्पताल जिले के 4 विद्यालयों में बनाया गया है। इसी तरह से L2 अस्पताल, जिसमें लक्षण वाले पॉजिटिव मरीजों को रखा जाता है, अतरौलिया में 8 बेड व मंडली अस्पताल में 8 बेड का बनाया गया है। L3 अस्पताल, जिसमें गंभीर रोगियों को रखा जाता है, मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर में 100 बेड का बनाया गया है। यहाँ वेंटिलेटर एवं अन्य स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा उपलब्ध है। प्रवासी श्रमिक जो हमारे जनपद में विभिन्न माध्यमों से आ रहे हैं, वो 30 अप्रैल से लेकर अब जो पंजीकरण करा के उन प्रांतों से आए हैं, वो भी 50,000 से ऊपर आ चुके हैं और लगभग इतने ही श्रमिक अनौपचारिक साधनों से भी आए हैं। यद्यपि अब अनौपचारिक साधनों से आने वालों की संख्या विगत 3 दिनों से बहुत कम हो गई है। अब जो भी आ रहे हैं पंजीकृत करा करके और रेलवे या रोडवेज के उचित साधनों से ही आ रहे हैं, जिससे उनकी जांच में और सुविधा हो गई है। एक और जहाँ ये प्रवासी श्रमिक अपने हैं, उनको यहाँ पर स्वीकार करना हमारा धर्म है। वहीं दूसरी ओर ये आवश्यक है कि उनसे हम कैसे भौतिक दूरी बनाएं, कैसे उनको हम शेल्टर होम में या घर पर क्वारंटाइन करें, एकांतवास में रखें, उनसे परहेज रखें, उनके साथ सहानुभूति रखें, लेकिन पूरी तौर पर भौतिक दूरी और सावधानी का ध्यान रखा जाए। ये प्रवासी श्रमिक या उनसे जुड़े हुए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जो भी लोग हैं, इनकी संख्या अगर बढ़ती है तो उसके लिए तैयारियां की गई हैं कि ताकि इतने पर्याप्त बेड हों कि उनको हम उपचार करने की प्रक्रिया में ला सकें। जो L1 है, जो बिना लक्षण के लोगों को जिनके पॉजिटिव आते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको लक्षण नहीं है लेकिन पॉजिटिव आते हैं, जो रैंडम सैंपलिंग हम लोग प्रवासी श्रमिकों का करा रहे हैं, उन और L1 के हमारे पास 130 बेड हैं कोलूखेर और तरवा में। उसी तरह से शासन के निर्देश पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम कुछ ऐसे स्पेस भी विकसित करें जहां पर जगह हो और टेंट हाउस से हमारे पास बेड हो और वहां डॉक्टर्स और नर्सेस की व्यवस्था करके बिना लक्षण वाले पॉजिटिव लोगों को अगर ऑब्जर्वेशन में रखकर उपचार किया जा सके तो उसकी व्यवस्था करें। उसके लिए भी हम लोगों ने 650 और L1 समकक्ष की व्यवस्था किया है। कुछ बड़े कॉलेजेज या फार्मेसी हैं जहां पर हम लोगों ने व्यवस्था की है कि अगर आवश्यकता होगी तो उपयोग किया जाएगा। उसी तरह से L2 जो थोड़ा लक्षण वाले लोग हैं लेकिन गंभीर नहीं है, उनके लिए हमारे पास मंडली जिला चिकित्सालय में और अतरौलिया में कुछ कमरों में व्यवस्था की गई है जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर भी है। और L2 की व्यवस्था हमारे राजकीय मेडिकल कॉलेज में थी, पहले 20 बेड की थी, लेकिन अब उसको L3 में हम लोगों ने बदल के 100 बेड कर दिया है, जिसमें यदि लक्षण वाले गंभीर लोग हैं, एनेस्थेटिस्ट और डॉक्टरों के साथ उपचार की उचित व्यवस्था हो जाए। तो इस तरह से कुल हम लोगों ने लगभग 900 कोरोना इन्फेक्टेड लोगों के लक्षण युक्त और बिना लक्षण वालों के इलाज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के ये निर्देश हैं कि इसकी व्यवस्था तो की ही जाए, साथ ही और भी जगह चिन्हित किया जाए ताकि अगर और अधिक भी आवश्यकता पड़ती हो तो हम लोग उसको फैसिलिटेट कर सकें। 22 मई विश्व जैव विविधता दिवस के अवसर पर जाफरपुर स्थित
डाइट ऑफिस के पास इस स्थायी प्याऊ की व्यवस्था की गई। सामाजिक संगठन प्रयास ने राहगीरों, स्थानीय निवासियों व गर्मी को देखते हुए इस प्याऊ की स्थापना की है। प्याऊ का लोकार्पण भाजपा के वरिष्ठ नेता अखिलेश मिश्रा गुड्डू के हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर उन्होंने प्रयास की सराहना करते हुए उसे हर संभव मदद दिए जाने का प्रयास करने का आश्वासन दिया। आपको बताते चलें कि प्रयास लॉकडाउन के दौरान रोजाना जरूरतमंदों और श्रमिकों को राशन सामग्री व अल्पाहार वितरित करता आया है। अब उसके द्वारा प्याऊ की स्थापना के नेक प्रयास की भी सभी के द्वारा सराहना की जा रही है। सबसे पहले तो मैं जो ये प्रयास संस्था है और इसके जो भी सदस्य हैं और जिनके ही संयोजन में ये संस्था चल रही है, सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद दूंगा, उनको बधाई दूंगा कि ये प्रयास के जो साथी हैं वो प्रयास में एक प्रयास लगातार कुछ न कुछ इनका प्रयास। आज पूरा देश कोरोना वैश्विक महामारी से गुजर रहा है, उसमें प्रयास संस्था के सारे सदस्यों ने बहुत ही एकजुटता से और समाज में जो गरीब था, जिसको अन्न की ज़रूरत थी, जो भूखा था, जिसको भोजन की ज़रूरत थी, जो प्यासा था उसको पानी की ज़रूरत थी, सारी समाज की जो तकलीफ थी, जो समस्या थी, उसको सुनते हुए उसका निराकरण किया, उसमें अपनी सहभागिता किया। इसके लिए सारे प्रयास संस्था के सभी सदस्य बधाई के पात्र हैं। आज का जो काम है वो इतनी ज़्यादा जो गर्मी पड़ रही है, मनुष्य को सबसे ज़्यादा आवश्यक, जैसे कहा गया है कि जल ही जीवन है, तो जल इतने बड़ी सोच जिसकी हो वह संस्था और आगे जाए। और ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा कि ये अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करे और जिस उद्देश्य से समाज में ये लोग निकले हैं उस उद्देश्य को पूरा करें। हम लोगों से भी जो सहयोग बन पड़ेगा वो प्रयास संस्था को प्रयास के रूप में प्रयास के साथ बढ़ाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। लॉकडाउन 4 की अवधि में कतिपय दुकानों को खोलने की छूट दी गई है, जिसके दृष्टिगत अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह व एसपी सिटी पंकज कुमार पांडे ने गुरुवार शाम शहर के चौक क्षेत्र में दुकानों का निरीक्षण किया। इसी के साथ ही पुलिस ने जिले में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें बाइक पर एक व्यक्ति के चलने की अनुमति है। जिला व पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में बिना मास्क लगाए 712 व्यक्तियों, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने और समय से पहले दुकान खोलने वाले 133 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। साथ ही 1003 वाहनों का चालान किया गया, 6 वाहन सीज किए गए और 11,800 रुपये समन शुल्क वसूला गया। वहीं जिलाधिकारी एनपी सिंह ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक एडीएम, एसडीएम, एसपी सिटी व पुलिस के अधिकारी 5-5 ग्राम का निरीक्षण कर लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराएं। कुछ दुकानें ऐसी हैं 3 दिन खुलेंगी, कुछ दुकानें रोज़ खुलने का है जो आवश्यक वस्तुओं की है। तो ये देखा गया कि कुछ लोग दुकानों का जो रोस्टर बनाया गया उसका अनुपालन करें। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि दुकानदार अगर कोई बिना मास्क के ग्राहक जाता है तो बिना मास्क वाले ग्राहक को सामान नहीं देगा। ग्राहक को और दुकानदार को दोनों को मास्क लगाना आवश्यक है। कल दुकानों का चालान हुआ है, व्यापक 133 दुकानों का चालान हुआ है और वो फिगर है, और वाहनों का 714 वगैरह का चालान हुआ है, जुर्माना भी वसूला गया है। तो लोगों को सख्ती की जा रही है और समझाया भी जा रहा है, दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। 1003 गाड़ियों का चालान कल किया गया और 6 गाड़ियाँ सीज की गई हैं। 712 ऐसे व्यक्तियों का चालान किया गया है जो बिना मास्क के घूम रहे हैं, और ऐसे 133 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है जिन्होंने या तो समय से पहले खोलनी या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करा रहे थे।